पढ़ लेंगे ना, हैविंग सेम डायमेंशन, तो इन सभी के जो डायमेंशन आपके होते हैं वो क्या रहेंगे, सेम सेम होंगे। तो टार्क हो या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, उन सभी के डायमेंशन जो आपके होते हैं वो सभी क्या रहेंगे, आपके सेम सेम होते हैं। तो दैट मीन्स ऐसी कोई भी सिंगल क्वांटिटी नहीं मिलेगी जिसका एक से ज्यादा डायमेंशन हो, यानी मोर देन वन डायमेंशन हो, बट सम मोर देन वन क्वांटिटीज हैविंग क्या, सेम डायमेंशन। जैसे एक एग्जांपल आपने ये लिख लिया, ठीक। तो ये चीजें आपकी होती है बेटा। जैसे पहले हम लोग बोर्ड में जब पढ़ते हैं तो जनरली क्या करते हैं, डायमेंशन को लर्न करते हैं, इसका डायमेंशन ये है, इसका ये है, इसका ये है। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक्स याद रखो। ये तो एटलीस्ट सबको अभी याद हो गया होगा यार। इन्हीं 5 चीजों के बेस पे हम जो भी मिलेगा, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, उनके डायमेंशन हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। उनके डायमेंशन को क्या करेंगे, आप फाइंड आउट कर लेते हैं। जो भी क्वांटिटीज आपकी नोन है उन सबके डायमेंशन आपको मिल जाते हैं। हो जाएगा। फार्मूला नहीं दिया रहेगा, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए भाई। जैसे हमें निकालना है कि अभी आगे निकलवाएंगे, जैसे मान लो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक। आप पढ़ते हैं इक्वल टू G m1m2/r²। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपको डायमेंशन निकालना है तो आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है बेटा किसी क्वांटिटी का, आपको इतना होगा कि आपको उससे रिलेटेड एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। कोई फार्मूला नहीं होगा तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक। इसीलिए अभी हम यहाँ पे डायमेंशन निकालने के तरीके बनाएंगे, कुछ के डायमेंशन हम निकाल के आपको दिखा देंगे। बाकी जिस यूनिट में जो फार्मूले आपके आएंगे वहीं उसका डायमेंशन आपको बता दिया कैसे निकल रहा है। समझ है ना। एक दिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप निकालना समझ जाइए। निकालना क्या करिए, आप समझ लीजिए, फिर जिस चैप्टर का जो फार्मूला होगा वही उसका डायमेंशन क्या किया जाएगा, निकलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग कर लीजिए ऐसे, और ऐसे नोट करते चलिए बेटा। बहुत डिटेल में नोट कराने का टाइम नहीं रहता है, ठीक। इस बार कितना मार्क्स आया बेटा, अभी दिया था नेट में, नहीं दिया। अटेंडेंस सब लोग साइन कर दीजिए। किसी को कोई पॉइंट बेटा अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको और कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं, आप हैंड रेज करिएगा और बता दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। बट क्या ट्राई करिए कि वो चीजें आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें समझ में आएंगे, ऐसा कुछ नया नहीं होता बहुत। बट ये है कि आपको अगर कोई चीज फिर भी डाउट है तो उसको पूछ लिया करिए, ठीक। लेकिन टाइम थोड़ा कम होता है, ठीक है। जो आपको टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा सा क्या है, लिमिटेड है। इसलिए ट्राई करिए कि फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आ जाए, फिर भी अगर नहीं आता है तो पूछ लिया करिए। हो गया इतना, जल्दी करिए।
हो गया बेटा? नोट हो गया सबका? देखो कुछ और देख लेते हैं हम लोग। हो गया था? नेक्स्ट आप कर लीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं बेटा, क्या हमने फोर्स पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, टास्क पढ़ लिया, ठीक है। आपने प्रेशर पढ़ा हो गया। ये प्रेशर है, प्रेशर को भी पी से दिखाते हैं, मोमेंटम को भी पी से दिखाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। दिस इज प्रेशर। पी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एफ वाई। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं, ठीक। जरा कितने लोग बताएंगे, जैसे हम दोनों पैरों पे खड़े हैं, अभी प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा कि एक पैर पे खड़े होंगे तब ज्यादा होगा, या लेट जाएं तब ज्यादा होगा? हाथ उठाना है, बोलना नहीं। अभी हमने दोनों पैरों पे भी खड़े हैं, ठीक। आप लोग बैठे हुए हो, हम खड़े हैं, तो अभी प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं सरफेस पे, या एक पैर पे खड़े हो गए तब ज्यादा करेंगे, या लेट जाए फर्श पे तब ज्यादा अप्लाई करेंगे? हाँ, एक पैर पे। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब जो एरिया है, क्योंकि वेट तो हमारा वही है बेटा, जो भी mg है वो तो सेम सेम रहा है। जितना एरिया कम होगा, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? उतनी बढ़ती जाएगी। प्रेशर की वैल्यू उतनी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए आपका जितना एरिया मिनिमाइज किया जाएगा, प्रेशर उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। मैक्सिमाइज किया जाएगा, प्रेशर उतना क्या करेगा? घटता जाएगा, अगर फोर्स को कांस्टेंट रखा है तो। P इक्वल टू एफ वाई क्या होता है? ये फोर्स। अभी डायमेंशन बताया गया, अब आप लोग बताएंगे। पीछे से रुक रहे हैं, आप बता दो भैया। फोर्स का डायमेंशन अभी क्या बताया गया? बैठ, सही बताया इन्होंने। फोर्स का भी आपको लिखा पीछे mlt के पावर -2। एरिया, एरिया का डायमेंशन बेटा बता दो जरा। एरिया क्या होता है? एरिया का डायमेंशन आप बताओ, खड़े हो। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? हाँ जी, L। आप लेंथ इंटू विड्थ। आप क्या, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, स्क्वायर होगा तो L स्क्वायर कह लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या आएगा? एरिया L इंटू एल, तो क्या आएगा? L स्क्वायर। अरे विड्थ और हाइट हो कुछ भी, सबको हमको L से इंडिकेट करना डायमेंशन। बैठो, ठीक। ये ऊपर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा? ml के पावर क्या हो जाएगा भाई? ये माइनस ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ +1 है तो +1 -2 बचा क्या? माइनस, और ये हो गया -2। दिस इज द क्या? डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का डायमेंशन आपका हो गया, ठीक। हम लोग पढ़ते बेटा इम्पल्स। ये केवल निकालने के तरीके के लिए बता रहे हैं आपको, इम्पल्स नहीं पूछा जाना, प्रेशर नहीं पूछा जाना है, ठीक। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। यानी कि अगर किसी भी बॉडी पे शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इम्पल्स। इम्पल्स की हिंदी क्या होती है? आवेग। अब हिंदी आप लोग का है, ठीक। एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक। लेकिन ये टाइम इंटरवल ध्यान रखना है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल होते हैं। जैसे आपको कोई थप्पड़ मारे तो इम्पल्स जनरेट होगा, या आप बैठे हुए हो तब इम्पल्स जनरेट होगा, या दोनों केस में होगा। जैसे आप लोग बैठे हुए हो तो एक फोर्स लग रहा है ना, वेट आपका काम कर रहा है सीट पे, ठीक। तो वो उस समय इम्पल्स जनरेट हो रहा है, या आपको कोई थप्पड़ मारेगा तब इम्पल्स जनरेट होगा। अभी आप लोग इम्पल्स जनरेट कर रहे हो क्या? अभी इम्पल्स डेवलप हो रहा है क्या? इसे इम्पल्स हम बोलेंगे? हाँ नहीं, अभी जो सिचुएशन आप बैठे हो, जब हम किसी बॉडी पे बेटा वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आता है, बैट से हिट होता है, बैट से हिट करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि बैट के साथ चिपक गया, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कॉन्टेक्ट में आता है, तो उस समय जो प्रोडक्ट आपका होगा फोर्स और टाइम इंटरवल का, वो हमारा क्या कह रहेगा? इम्पल्स कह रहा है। आपको किसी ने थप्पड़ मारा या आप जस्ट हमने हिट किया, तो ये क्या कर रहा है? इम्पल्स जनरेट कर रहा है। बट हम खड़े हैं परमानेंटली, तो यहाँ से इम्पल्स फिर हमने उसे टर्म नहीं देते हैं, ठीक। तो I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। फोर्स का भी आपने बताया mlt के पावर क्या बेटा? -2। टाइम है, चाहे शॉर्ट टाइम इंटरवल हो, चाहे लार्ज टाइम इंटरवल हो, साल हो, महीने हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? टी से ही। तो रिमेनिंग बचा क्या? mlt के पावर -1। ये हो गया इम्पल्स का। जरा अभी पीछे याद करो, एक फार्मूला हमने बताया था, वहां पे डायमेंशन यही मिला था जो अभी मिल रहा है। किसका था बेटा? मोमेंटम। दैट मीन्स मोमेंटम एंड इम्पल्स हैविंग क्या? सेम डायमेंशन। मिल गया ना? ऐसे कुछ क्वांटिटीज हैं बेटा जिनके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम सेम होते हैं। तो जैसे भी इम्पल्स का हम लोगों ने निकाला mlt के पावर -1, ऐसे ही वहां पे आपने मोमेंटम का निकाला था, p इक्वल टू mv करके, वहां पे mlt के पावर -1 आया था। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हो मोमेंटम एंड इम्पल्स। क्या लिख सकते बेटा? मोमेंटम एंड इम्पल्स हैविंग
क्या, सेम डायमेंशन, हैविंग सेम डायमेंशन। तो इस टाइप का पहले के टाइम पे, मतलब अभी 10-15 साल पहले जो हुआ करता था, खूब क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। विच टू क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, आपको डिफरेंट 4 ऑप्शन बना देते थे, एक पेयर ऐसा होता था जिसके डायमेंशन सेम होते थे, ठीक। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न पे हो गया है, नहीं पुटअप हो रहा, लेकिन कभी कभी चीजें पुरानी वाले फिर घूम के पूछ ली जाती है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पूछा जाएगा, बट आज के थोड़ा सा ट्रेंड में कम है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। तो इस तरह से बेटा कोई भी फार्मूला आपका होगा, वहां से हम लोग डायमेंशन बाकी का रख के, जो आपको नोन है उनका रख के किसी अननोन का निकाल लेते हैं, उसका रख के आप किसी अननोन का क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा, डायमेंशन की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। कोई भी अगर अननोन क्वांटिटी रहेगी तो उसके डायमेंशन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज होती है, यहाँ पे कुछ लॉ होते हैं जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन वगैरह डिटरमाइन करते हैं, ठीक। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, लॉ ऑफ क्या, कौन सा है, होमोजेनिटी। एक आपने लॉ सुना होगा, कितने लोगों ने पढ़ा है बेटा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, हाथ उठाओ। लॉ ऑफ होमोजेनिटी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़े। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कितने लोगों को याद है, अभी का लर्न कितने लोगों को है, एक लोग को पूरे क्लास में, अच्छा नहीं है, तो पढ़ के आया करो, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि चीजें आप थोड़ा सा पढ़ के। अच्छा कितने लोग आज पढ़ के आए हो, ऐसा है हैंड रेज करो जो लोगों ने घर पे थोड़ा पढ़ के आए हैं। 1 2 3 4। आप लोग को टाइम नहीं मिलता है क्यों देविया, आप लोग को टाइम नहीं मिलता भैया, अभी कहाँ से आते हो, सुलाघाट की दूरी कितनी दूरी, 40 किलोमीटर आने का, 40 किलोमीटर जाने का, 40 है, नहीं तो रूम वगैरह ले लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा, कभी बारिश होगी कभी कुछ होगा तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसे कितने जो लोग हैं जो बहुत दूर से आते हो, मोर देन 20 किलोमीटर, मोर देन 20 किलोमीटर वाले हाथ उठाओ। कहाँ से बेटा, जमोहा, तो ये मुंडेरा पहले पड़ता है, हाँ अच्छा भानपुर के पास में, तो भी तो ना 20 22 30 कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। आप रुधौली, अभी 30 प्लस में होंगे। आप बेटा और कौन हाथ उठाया था, कहाँ से आते हो, अच्छा पास से आते हो, चलिए ठीक है, जहाँ से भी आप जैसे आते हो बेटा ट्राई करिए कि एक तो टाइमली पहुंचिए, दूसरी चीजें सब कुछ आना तभी फायदेमंद होगा जब आप घर पे पढ़ोगे, ठीक। देखो सिलेक्शन वन डायमेंशनल नहीं हो सकता है, ठीक। ये वन डायमेंशनल मतलब केवल टीचर आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता जब तक आपका कॉपरेशन नहीं होगा, ठीक। हाँ आप बिना टीचर के सेलेक्ट हो सकते हैं, आप बिना टीचर के भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके नमूने हर साल रिजल्ट में आते हैं कि जिन्होंने सेल्फ पढ़ के सिलेक्शन लिया है, लेकिन उन्होंने एक दिन में नहीं लिया है, और जब से पैदा हुए थे तब से बड़ी मेहनत से पढ़ रहे थे, ठीक है, तब जाके वो सेल्फ हुए। या सेल्फ करने के लिए बहुत ज्यादा, जैसे आपको जो चीजें समझा दी जा रही हैं, आप 1 घंटे समझ लोगे, घर पे पढ़ोगे वही चीज आपको 4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका गाइडलाइन का एक इफेक्ट होता है। बाकी आप खुद से भी पढ़ के कर सकते हो, बट टीचर खाली पढ़ा के नहीं करा सकता है। जैसे कभी कभी क्या कह देते हैं कि हम पढ़ा देंगे आपको हो जाएगा, मेरे पढ़ाने से अगर खाली हो जाता है तो सारे लोग का हो जाना चाहिए ना भाई, कोई यहाँ बचना नहीं चाहिए, सबका हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे पढ़ाने से होगा, लेकिन कब, जब आप भी कोऑपरेट करेंगे तब, ठीक। तो उसमें आपका भी उतना ही रोल है जितना हम लोगों का, शायद हम लोगों से ज्यादा आपका रोल होता है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा सभी लोग सिंसियरली पढ़िए। अगर गवर्नमेंट मतलब अपनी सरकार आपको इतनी चीजें फ्री में दे रही है, आप बाहर जाते हैं अपने शहर में तो 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक आप फी पे करते हो, ठीक। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग की हैं, तो वो चीजें अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, इतनी सुविधाएं अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है तो उसका फायदा उठाइए। ऐसा मत मेंटलिटी बनाइए कि ये फ्री में मिलता है तो फ्री वाला है। जैसे बहुत सारी हमारी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, जहाँ बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होता है बट उसका आउटपुट बहुत कम हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग कहते हैं कि फ्री है। आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए तो गवर्नमेंट चाहिए, और जब 10th 12th तक पढ़ना है तो प्राइवेट चाहिए। ऐसा कहाँ है भैया, भाई आप मेडिकल कॉलेज में जाना है तो गवर्नमेंट चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो गवर्नमेंट चाहिए, IIT चाहिए, और जब आपको क्या कॉन्वेंट लेवल पे या प्राइमरी और जूनियर और क्या इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, प्राइवेट वाला। क्या प्राइवेट में ज्यादा एलिजिबल टीचर हैं गवर्नमेंट से, क्या नहीं है ना, कदापि है ना। हम ये नहीं कह सकते वो कम हैं,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा भी हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक, हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट वाले नहीं है अफोर्ड, लेकिन वो उनसे क्या भाई गवर्नमेंट वाला कम नहीं है ना, बस अंतर थोड़ा सा है हमारे साइकोलॉजिकली, क्योंकि वहाँ फीस नहीं लगती है, बहुत कम लगती है, तो लोगों लगता है क्या वो खराब होगा। और जब खराब होगा, आप लोग मेंटेलिटी बना रखे हो, तो फिर पढ़ाने वाला भी उसी लेवल का हो जाता है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा तो पढ़ाने वाला भी क्या करता है, इसे पढ़ाता है। ठीक, अभी देखो नए जो अभी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं टीचरों के, बेसिक में ले लो, प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़िए तो, बस आप जब पढ़ना चाहेंगे तभी बेटा। तो इसलिए आप ऐसा मत फील करना कि यहाँ पे ना पैसे के पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ाई ना हो। ठीक, और अगर किसी के पास पैसा एक्स्ट्रा हो तो सबमिट करवा देगा, यहाँ का कुछ व्यवस्था और की जाएगी। क्यों जी भाई, कोई पैसा अगर देना चाहता है, उसको लगता है कि भाई हम फ्री में नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड है, उसमें आप क्या करिए, एक अभियोजक का फंड बना दिया जाए, उसमें आप जमा कर दीजिए, वो अभियोजक किसी चीज के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी आपकी और इम्प्रूव की जाएंगी, है ना। तो अगर किसी को ऐसा लगेगा कि फ्री में पढ़ना नहीं अपराध होता है, तो वो फंड हम लोग बनवा देंगे, डीएम साहब से बात कर लिया जाएगा, सीडीओ साहब से एक फंड बना दिया जाएगा, वो हमारे अभियोजक के इम्प्रूवमेंट के काम में आएगा। अगर किसी को ऐसा फील होगा, देने का इच्छा होगा, तो ऑफिस से मिल लेगा वो, है ना। तो उसके लिए फंड जनरेट किया जाएगा, वो आप ही को प्राइज दे दिया जाएगा। जैसे मान लो टेस्ट होगा, जो बेस्ट करेगा उसको उसी पैसे का क्या किया जाएगा, प्राइज दे दिया जाएगा, है ना। या आपके लिए कुछ और बुक्स वगैरह और मंगा दी जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक, फिलहाल यहाँ देखो, तो ये केस हो गया बेटा हमारा क्या, K = FY क्या, ये हो गया। इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेते हैं। अब आता है, हमने पूछा था लॉ ऑफ होमोजेनिटी, बेटा सुन लीजिए, क्योंकि बड़े एप्लीकेशन है पूरा आपका इस यूनिट का। हमें जो क्वेश्चन बनाना है या जो बन रहा है आज के डेट में, वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे ही आपका क्या होता है, सॉल्व आउट होता है। ठीक, देखो लॉ ऑफ होमोजेनिटी होता है बेटा कि टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम। दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशंस क्या हों, सेम सेम हो। अगर सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी है तभी उसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी में भी हो सकता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल हम उन्हीं क्वांटिटी में कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस आपस में कैसे हों, सेम सेम है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसका क्या किसका लॉ ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आज की डेट पे उसी एप्लीकेशन के बेस पे क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज की डेट में आपको पूछे जा रहे हैं, वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, तो लिख लीजिएगा, बोले बेटा लिख लो लॉ ऑफ होमोजेनिटी, पहले इसको लिख लेते हैं तब उसके बाद एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। लॉ ऑफ होमोजेनिटी बेटा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी HOMOGINITY, लॉ ऑफ होमोजेनिटी लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, only those quantities can be added or subtracted, only those quantities can be added or subtracted which having same dimension, केवल बेटा हम उन क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस हमारे क्या होते हैं, सेम। अब देखो हम लोग इसका यूज करेंगे डायमेंशन का बेटा, ठीक, तो उस कंडीशन में आगे अब जो फार्मूले, जैसे आप जब 11th में पढ़े होंगे तो वहां पे एक पूरा चार्ट बना के पूरे आपको डायमेंशन लिख दिए जाते हैं। ठीक, बट अब हमें यहाँ ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है। हर एक चैप्टर में जहाँ जो फार्मूला आएगा, जिसकी डायमेंशन की हमें रिक्वायरमेंट है, वो वहीं पे डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, तब फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे बैठ के हम लोग लर्न करते हैं 15 कल को फिर भूल गया, तो जब आप एप्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे तो वो चीजें आपकी फिर ऑलवेज लर्न रहेंगी, वहां पे आपका मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा लॉ ऑफ किसका, होमोजेनिटी का। एक रिलेशन हम लोग कर लेते हैं, कैसे एक एग्जाम्पल करके। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा V = U + AT,
अब पूछा जाए ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर ये करेक्ट तभी होगा जब हमारे डायमेंशन इन क्वांटिटी को ऐड किया गया है, या लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम सेम होंगे। अगर डायमेंशन आपके हमारे सेम सेम है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उससे बोलेंगे करेक्ट होगा। अब कैसे होगा जरा आप देखो बेटा, वी ये कह रहा था फाइनल वेलोसिटी, आपने क्वेश्चन आप मोशन पढ़ा होगा, क्वेश्चन आप मोशन का ये कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबने पढ़ा होगा। v है बेटा वेलोसिटी फाइनल, u आपका इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, ये एक्सेलरेशन है, t टाइम है। अब अगर हमें इसे चेक करना हो कि ये रिलेशन जो दिया गया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगा दो। जैसे v वेलोसिटी कोई भी हो, फाइनल हो, इनिशियल हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, हमेशा डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा बेटा, lt के पावर माइनस 1, ठीक। इक्वल टू यहाँ भी क्या है, lt के पावर माइनस 1 प्लस एक्सीलरेशन का डायमेंशन अभी बताया था, इसका एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा आप लोग बता दो बेटा, आप बता दो, पीछे खड़े जाओ। एक्सीलरेशन का डायमेंशन बेटा अभी बताया था, क्या बताया था, एक्सीलरेशन का डायमेंशन अभी क्या बताया, जल्दी बताओ। अभी पीछे आप आए थे समय से ना, तब उसमें बताया गया है, आप बता दो बेटा एक्सीलरेशन का डायमेंशन। एक्सीलरेशन का बीमा भैया, क्या एक्सीलरेशन की हिंदी होती है तो जी, क्या बताया गया है, आप बता दो बेटा, खड़े जाओ। एक्सीलरेशन का ये है, सोच के बताओ, आप पीछे रुको, पीछे बचते हैं, आप बताओ बेटा एक्सीलरेशन का डायमेंशन जी, lt माइनस 1 आप अपन टी, तो पूरा क्या हो जाएगा, अभी खड़े रहो तो बोला जाएगा बैठना, हाँ जी, क्या होगा बेटा lt माइनस 2, आप बैठिए। नहीं भाई, अभी बोला गया था ना वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक, तो lt माइनस 1 अपॉन एल, वो भी ऊपर जाएगा तो lt माइनस क्या आ रहा था 2। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा याद रखो भाई, lt के पावर माइनस 2 इंटू क्या है यहाँ t। अब देखो यहाँ पे हो गया lt के पावर माइनस 1, ये भी हो गया, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, lt के पावर माइनस 1, लेफ्ट में भी lt के पावर माइनस 1 है, ठीक। मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड में डायमेंशन क्या है, सेम है, और जिन्हें हमने ऐड किया उसके भी डायमेंशन कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब ये रिलेशन जो आपका है वो डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर चेक करना है आपको डायमेंशनली वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उस इक्वेशन का लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज है फिलहाल ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी के वो उसमें अगर दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। तो आप क्या लिख लिया था बेटा वहां पे, अच्छा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल कर लीजिए तब फिर बोला जाए। जल्दी करो बेटा थोड़ा सा। हो गया, चलिए अब थोड़ा सा सुन लेंगे हम लोग। फिलहाल मोस्टली अपने यहाँ जो यूज है वो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, अपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा। जब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के क्या यूजेज हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन का जब आप यूज की बात हम लोग करते हैं तो एक तो कंडीशन हो गया किसी भी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक कंडीशन आता है कन्वर्जन ऑफ क्या, यूनिट। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है
तो भी हमें डायमेंशंस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। डायमेंशनल बेस पे भी करते हैं, यूनिट सिस्टम से भी करते हैं, दोनों से करते हैं। तो एक तो हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ क्या, यूनिट। दूसरा आपका होता है किसी भी क्वेश्चन के करेक्टनेस को, वो सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसी भी कोई भी क्वेश्चन है उसका वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको चेक करने के लिए। तो ऐसे हेडिंग बना लो बेटा, फिर साथ में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यूजेज ऑफ डायमेंशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। लिखिए, पहला कर लो बेटा, सब हेडिंग कर लो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। पहला सब हेडिंग इसमें करिएगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूजेज ऑफ डायमेंशन में करिएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक, देखो होता क्या बेटा, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है तो यूनिट स्मॉलर होगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है तो यूनिट आपका लार्जर होगा। ठीक, ध्यान देंगे, अगर हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में आपको अगर क्वांटिटी बड़ी है, मतलब न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू बड़ी है, तो यूनिट कैसी होगी, छोटी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी होगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं n इंटू यू, इसकी वैल्यू किसी भी क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होता है। n है बेटा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, u आपका यूनिट है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान जिसे कहते हैं, और ये इसका यूनिट है। ठीक, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट आपका होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है तो यूनिट स्मॉलर होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर होगा तो यूनिट लार्जर होगी। ऐसे आप समझ लो, हम लोग कहते हैं बेटा 1 मीटर, 1 मीटर अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 होता है। अरे इतना तो सबको पता है यार। अच्छा, बोलना नहीं चाहते हैं या आता नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक होता है हम जानते बहुत कुछ है बट बोलते नहीं है। ठीक, तो ये फिलहाल आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आप कम जानो तब भी ज्यादा बोलो, हमारे नेताजी लोगों से सीख लो कुछ। हाँ, 2 महीना बोलते हैं, 5 साल जिंदगी भर ऐश करते हैं, है ना। इलेक्शन में 2 महीने आपके लिए वो जी जान लगा देते हैं, है ना। आपका घर और रोड और सड़क और सब व्यवस्थाएं करवा देते 2 महीने के लिए, और फिर 5 साल दिखते नहीं है। कुछ लोग अब तो दिखने लगे, थोड़ा सा कुछ पैटर्न बदल रहा है। पहले के टाइम पे आप पापा लोग से पूछना, जो पहले पुराने नेताजी लोग थे, खाली इलेक्शन में नजर आते थे कि हाँ मतलब हमारे नेता यही हैं। उसके बाद 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आने भी दिखते थे। अभी तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, तो नेताजी लोग कभी कभी दिख जा रहे हैं, है ना। तो लेकिन चेंजेस होती रहती हैं, तो वो हर आदमी से कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हमें सीख लेनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, हमें 2 महीने हमारे लिए लगता है कि हमारे कितने खास हैं। आप रोड पे चलते होंगे तभी भैया नमस्ते, और जिस दिन इलेक्शन खत्म, हाँ गायब। ठीक, तो कंडीशन है कि आपको बोलना आना चाहिए बेटा। जैसे मान लो हम लोग आप पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक, हम लोग पढ़ा कर कैसे ले रहे हैं, अगर हम बोल नहीं पाते हैं, आप बोर्ड पे आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे बस बैठे रहते, आप पढ़ लेते क्या, पढ़ते नहीं, समझ पाते। आप कल को डॉक्टर बन जाओगे, पेशेंट आ गया और आप खुद ही शर्मा गए कि हम इससे पूछे कैसे इसका क्या प्रॉब्लम है, तो आप इलाज कैसे करोगे आप, है ना भाई। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो बहुत सारे टाइप के आपको पेशेंट मिलेंगे, अलग अलग, उनसे आपको पूछना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी। ठीक, तो अगर आप खुद ही अपनी बातों को नहीं रख पाओगे तो फिर आप उससे कैसे पूछोगे, पूछेंगे नहीं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, और ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप क्या, पढ़ना आपका बेकार है ना। तो इसलिए आपको जो भी आता है जब पूछा जाए ना तो उसको जरूर बोलिए, नहीं आता तो भी बोलिए, मतलब ट्राई करिए कि हमारा वो सही हो। ठीक, और जब आप सीखेंगे बेटा ना, तो ये जो 1 साल होता है, 1 साल बहुत कम नहीं होता है। ठीक, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आप चीजों को अपने अंदर ही रखोगे, तो जैसे आप बहुत कुछ जानते हो, अब एग्जाम में गए, कुछ वहां किए ही नहीं, तो फिर आप तो जाओगे नहीं, या आपकी अंतरात्मा तो जाएगी नहीं, जाएगा तो आपका क्या, जो वहां पे लिखा होगा। ठीक, तो इसलिए ऐसा करिए, जब भी आपको कोई चीज पूछे, कोई भी सर पूछ रहे हैं तो उनको ट्राई करिए, आप बोलिए, और जब ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट दिन जरूर आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, अगर ट्राई किया, आपने बोला और सही बोला, तो अगले दिन और ज्यादा पढ़ेंगे।
तो इसलिए ये टेंडेंसी करिए, जब भी पूछा जाए तो आप बोलना जरूर सीख, ठीक, बताने की टेंडेंसी रखिए। हाँ, नहीं गलत, जैसे आप एक दिन बोले गलत बोले, अगले दिन आप ट्राई करोगे वो गलत ही ना हो, ठीक, अब बोलोगे नहीं आता तो सब बराबर ही है ना। तो इसलिए ट्राई करिए, बोलिए। जैसे 1 मीटर है बेटा, कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। बेटा देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 1 है, यूनिट हमारा क्या है? मीटर है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 100 है, यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो यूनिट हमारी क्या हो रही है? स्मॉलर हो रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपका क्या स्मॉलर है तो यूनिट हमारी क्या होगी? लार्ज होगी। किसी भी यूनिट सिस्टम में आप बात करोगे किसी क्वांटिटी के लिए, ठीक। तो अगर एक बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो वो यूनिट आपकी स्मॉल होगी। अगर यूनिट लार्ज है तो सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है तो यूनिट हमारी स्मॉल होगी। मतलब एक बड़ा तो एक छोटा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक। तो हम लोग इसी को यूनिट सिस्टम के बेस पे भी जानते हैं और डायमेंशन के बेस पे भी करते हैं। डायमेंशन के बेस पे क्या करेंगे? हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है। ज्यादातर हमारी क्वांटिटी जो मिलती है हमको फिजिक्स में वो मास, लेंथ, टाइम के टर्म में मिलता है। कुछ जगहों पे आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड रहेगा तो वहाँ पे एम्पियर यानी करंट आ जाएगा, या टेम्परेचर से रिलेटेड होगा तो आपका के या थीटा आएगा। बाकी मैक्सिमम जो क्वांटिटी है एमएलटी के टर्म में ही मिलेंगी, या इन्हीं में से एक दो कोई रहेगा आपका, ठीक। तो अगर इसको हम लोग डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे n मान लो n1 है, ठीक है, तो n1 है u की जगह पे, जैसे n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को घटा बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या होगा? जो आपकी यूनिट होगी वो हमारी चेंज होगी। अगर इसको डायमेंशन के टर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें बेटा, किसके टर्म में कन्वर्ट करना चाहें? अगर डायमेंशन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मान लो पहला वाला जो क्वांटिटी था उसका डायमेंशन m1 l1 t1 है। दूसरे वाले का डायमेंशन क्या उसके पावर जो हमने ABC ले लिया, और दूसरा वाला क्वांटिटी है m2 l2 t2 और उसके पावर भी हमारा क्या है? ABC है। तो उस कंडीशन में अगर हम दोनों को इक्वेट करके n2 की वैल्यू निकालना चाहें, जैसे यहाँ लिख लो n1 m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c इक्वल टू n2 m2 के पावर a, l2 के पावर b एंड t2 के पावर क्या? c। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n2 निकालना है, ये है n1, ठीक। n2 फाइंड करना, ये फैक्टर कहाँ जाएगा? नीचे। तो m1 के पावर a है, यहाँ m2 के पावर भी a है, तो अगर दोनों के पावर सेम सेम है तो m1 बाई m2 के पावर a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इधर वाले का भी पावर वही है, वही क्वांटिटी है, तो हम लोग m1 बाई m2 के पावर क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला हमारा क्या है? L1 है, दूसरा L2 है, L1 बाई L2 के पावर क्या लिख लिया आपने? b लिख लिया। तीसरा वाला T1 और T2 है तो T1 अपॉन T2 के पावर क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? L1 अपॉन L2 के पावर b इंटू T1 अपॉन T2 के पावर क्या? c। तो इस तरह से एक क्वांटिटी को, एक डायमेंशन क्वांटिटी के इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वहाँ पे वैल्यूज को पुट करके, वैल्यूज को क्या करके? पुट करके। जैसे किलोग्राम में है, अभी हम लोग निकालेंगे, दो चीजों का पूछा गया है पुराने टाइम पे, वो भी अब नए टाइम पे नहीं पूछा जा रहा है। एक फोर्स का, दूसरा एनर्जी का। फोर्स का एसआई यूनिट हम लोग न्यूटन पढ़ते हैं या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट जब लेते हैं फोर्स का, सीजीएस यूनिट कितने लोग का लर्न है बेटा? बल का सीजीएस मात्रक। बात बताओ, हाँ बताओ बेटा, नहीं याद आ रहा है? चलिए, और कोई लोग? फोर्स की सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट जी, और एनर्जी का आर, ठीक। देखो जो फोर्स होता है बेटा, जब हम लोग एसआई यूनिट लेते हैं तो उस केस में क्या लिया जाता है? न्यूटन लेते हैं, ठीक। उसका जब हम लोग सीजीएस यूनिट लेते हैं बेटा तो वो डाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। इसी तरह से एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो हम लोग जूल कहते हैं। एनर्जी क्या लेते हैं हम लोग? जूल में लेते हैं। और जब उसी को सीजीएस यूनिट में लेते हैं तो उसे अर्घ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्घ बोला जाता है। क्या होता है? अर्घ। दो चीजों का कन्वर्जन आपको पूछा जाता है, ठीक। तो क्या लिखा है पॉइंट बेटा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो लिख लीजिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, with the help of dimensions with the help of dimensions
1 unit can be converted into other, ये पानी बेटा साफ है? कन्वर्जन आप कर गया बेटा, अब यहां से लिख लो। हाँ बेटा, कहाँ पे लिखा है? With the help of dimension, 1 unit can be converted into other, with the help of dimension लिखा ना। अब ऐसे नोट कर लो, इसको वैसे फिलहाल ये तो एग्जाम्पल के फॉर्म में था, यहाँ करने की बहुत जरूरत नहीं है, ऐसे बना लीजिए। ठीक, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। बोर्ड पे लिखा है बेटा, तुम्हारा छूट गया? जल्दी जल्दी लिखो। बोर्ड में नहीं लिखा था क्या? बोर्ड में नहीं लिखा? अरे बोर्ड एग्जाम में, हाँ वहां तो बहुत फास्ट लिखना पड़ता है। किसने लिखे थे? एग्जाम्पल हो गया बेटा? ये एग्जाम्पल करिए, जल्दी थोड़ा करिए बेटा, स्पीड बहुत। लिखिए कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इंटू सीजीएस यूनिट, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इंटू सीजीएस यूनिट, 1 न्यूटन फोर्स इंटू सीजीएस यूनिट, 1 न्यूटन फोर्स इंटू सीजीएस यूनिट। अब देखो बेटा, फोर्स का हम लोगों ने डायमेंशन लिखा था mLt के पावर -2। ठीक, तो यहाँ पे जब लिखेंगे ना, जैसे हम लोग क्या लिखा, 1 न्यूटन है हमारा, क्या है? 1 न्यूटन फोर्स है, ये n है बेटा। 1 न्यूटन को हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हमें निकालना है n2 की वैल्यू। n2 इक्वल टू होगा n1 m2 के पावर क्या, आपने लिखा था फोर्स का जो डायमेंशन होता है mLt के पावर -2। तो अगर कुछ नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत है, 1 है ना भाई, अगर नहीं है लिखा है तो 1 है, तो 1 है तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। दूसरा L1/L2, इसके पावर भी 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका है T1/T2, इसके पावर कितना है? -2 है। ठीक, तो ABC की जगह पे वही आ गया, 1 1 -2 आ गया। अब करेंगे कैसे? देखो, जब न्यूटन में हम लिखते हैं ना, इसका केजी होता है, इसका मीटर होता है और इसका सेकेंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें 1 न्यूटन दिया गया है, 1 केजी, यानी कि आपको जब SI यूनिट में लिखते हैं हम लोग तो वहां पे क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो कितना आ रहा है आपका? देखो, m है SI यूनिट में, केजी में, तो 1 केजी अपान सीजीएस में ग्राम होता है ना, सीजीएस में क्या होता है आपका? ग्राम। अब ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो 10⁻³ होगा। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो एक ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1/1000। 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए बेटा 1000 से भाग देना पड़ेगा, और 1000 से भाग देंगे तो पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10⁻³ होता है 1000, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये आएगा 10⁻³ केजी। दूसरा है देखो, L मीटर में होता है, 1 मीटर,
1 मीटर अपान मीटर तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10⁻⁻², ये मीटर हो गया, कन्वर्ट किया हमने जब। ठीक, तीसरा 1 सेकेंड, और सीजीएस में भी क्या होता है सेकेंड, तो इसमें तो कोई अंतर ही नहीं आया, जो भी है वही रह गया। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल, सब कुछ हो गया, बचा हमारा क्या, ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻3, यहाँ पे 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻², यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही रह गया, तो वैल्यू क्या आ गया 10⁻5, यानी N2 की वैल्यू 10 क्या आ गया 5। अब सीजीएस में यूनिट जो हम लोग लेते हैं बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 न्यूटन, दैट इज 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। कौन वाली डाइन है जी, स्टूडेंट वाली, अच्छा जी, बच के रहना फिर। हाँ ठीक, तो 10 क्या हो गया 5 डाइन के बराबर हो गया, 10 के घाते कितना 5 डाइन होता है बेटा। ठीक, तो ये कंडीशन आपको 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵ डाइन के क्या होगा इक्वल होगा। तो इस तरह से एक यूनिट को हम लोग दूसरे यूनिट में क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। अब कोई भी रहेगा ऐसे ही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग वहां से कन्वर्जन किया जाता है सीजीएस में, या जिसमें भी पूछा जाएगा। जल्दी करिए क्योंकि अभी जो मेन हमें पढ़ना है वो अभी बचा है। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग इस साल डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ बताओ, कितने लोग इस साल डॉक्टर बनना चाहते हैं? अच्छा, अभी इतने लोग बनना चाहते, बाकी लोग 2-3 साल बाद बनेंगे। हाँ भाई, हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग आराम से बनेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना। नीट एग्जाम बंद नहीं हो रहा है ना, तो मेडिकल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। बेटा देखो, जितना आप डिले करोगे उतना कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जितना आप लेट करेंगे उतना ही कंपटीशन क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा, मतलब कंपटीटर आपके और अच्छे मिलते जाएंगे। ठीक, और अच्छे मिलते जाएंगे, कंपटीटरों के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब और फिर क्या मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए अभी शुरुआत है। ठीक, अभी से लग जाओगे तो कुछ भी कर सकते हैं, अभी से अगर आप लग जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, और आराम से करेंगे तो कितने साल जाते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना, हो तो अड़ोसी पड़ोसी ऐसे बहुत सारे होंगे, मिल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। आराम से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, जैसे 2 चीजें हैं, एक हमने मेहनत की नहीं इसलिए नहीं हुआ तो हमारी गलती, एक हमने मेहनत की नहीं हो पाया तो भगवान की गलती है ना। तो आप किस पे डिपेंड करते हो, अपना तो उस लेवल का प्रिपरेशन तो करो, अब है ही नहीं है प्रिपरेशन तो कैसे होगा। ठीक, इसलिए पहले अपने तरफ से जो है वो आप करिए, बाकी जो होना है वो तो सेकंड फैक्टर है। हो गया बेटा, तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितना हो गया 10⁵ डाइन। ऐसे ही भी किसी क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा वाला पॉइंट करिएगा, टू चेक द डायमेंशनल, टू चेक द डायमेंशनल, लिखो बेटा, सेकंड है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ, टू चेक द डायमेंशनल बेटा DIMENSIONAL डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन।
मतलब समीकरण का जो हमारा क्या है गिवन समीकरण है उसका हम लोग कैसे उस सही चेक करेंगे सही है या गलत है। ठीक, तो लिखिएगा, लिखना only those equations are correct या डायमेंशनली करेक्ट कर लो। only those equations are dimensionally correct, only those equations are dimensionally correct डायमेंशनली करेक्ट हो गया। whose whose ठीक, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ डायमेंशंस, whose left and right side of dimensions are same, whose left and right side डायमेंशंस आर सेम। ऐसे क्वेश्चन से डायमेंशनली आर सेम बेटा, whose लेफ्ट एंड राइट साइड डायमेंशंस आर सेम, ऐसे समीकरण सही होंगे डायमेंशनली जिनके बाएं और दाएं तरफ के डायमेंशन सेम होते समान होते हैं, उन्हीं को हम लोग कह लेते हैं डायमेंशनली वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब एक चीज कल आपको समझाया था, जब थोड़ा सा बताया था बेटा, बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। डायमेंशन लेस में क्या होता है, जैसे आपको बोला गया जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे क्या है साइन कॉस टेन इन सब चीजें जो भी आती हैं, ठीक, वो सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। एंगल हो गया, पाई हो गया, ठीक, एक्सपोनेंशियल टर्म्स ई के पावर, कुछ फार्मूले आपको मिलेंगे जो ई के पावर के टर्म में हम लोग लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स होते हैं ये आपके डायमेंशन लेस होंगे। सेम जो क्वांटिटी है उनका रेशियो, एक ही क्वांटिटी का रेशियो, जैसे आपने पढ़ा हुआ स्ट्रेन का मतलब बोला था स्ट्रेन, ठीक, डेल्टा एल अपान एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, तो एक ही क्वांटिटी का रेशियो है तो वो डायमेंशन लेस होगा। लेकिन कुछ आपके साथ रिलेटिव डेंसिटी आप पढ़े होंगे, रिलेटिव डेंसिटी मालूम है, सापेक्ष घनत्व, क्या बोलेंगे, सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व जो भी हिंदी में कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू क्या अदर, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो वो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस। ऐसी जो क्वांटिटी होती हैं उनका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं बेटा, ठीक, बाकी इनके अलावा जो क्वांटिटीज होते हैं उनके कुछ ना कुछ डायमेंशन हमारे पाए जाते हैं। अब हमें उन चीजों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए जो डायमेंशन लेस है, क्योंकि हमें चेक करते समय उनके बारे में पता नहीं होगा तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे पाई आपको बोला गया, थीटा बोला गया, साइन कास टेन के टर्म में या इस टाइप का जो भी चीजें आपकी हैं, ठीक, तो वो डायमेंशन लेस होता है। जैसे हमें चेक करना है इक्वेशन जो दिया जा रहा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हिंदी बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल। कितने लोग का फार्मूला याद है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल। आपको एक हफ्ते टाइम दिया जा रहा है बेटा, एक हफ्ते में आप पूरी फिजिक्स को एक बार पलट के देख लीजिए। क्या पूरी फिजिक्स को एक बार क्या करिए पलट के देख लीजिए। जैसे अभी हम बोल रहे हैं डायमेंशन आ गया, क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आप बोलोगे सर अभी तो आगे है, ठीक, तो हमें हर चीज कोरिलेटेड होनी चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। जब पूरी चीजों के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज आपके पास हो, ठीक, नहीं तो अगर हर चीज यहाँ से गायब रहेगा तो फिर समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, इसलिए एक बार आप एक हफ्ते के अंदर पूरी फिजिक्स को, ठीक, क्या करिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए फास्टली। ऐसा नहीं एक पेज लिया और दिन भर पढ़ा उसको, क्या सब बड़ी मेहनत से पढ़े थे, ठीक, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, हर दिन 2-4 चैप्टर रिवाइज कर डालिए फास्ट। ठीक, क्योंकि जैसे हमारा भी 11th पोर्शन चल रहा है, अगर 12th अभी नहीं कर पा रहे हैं 11th पोर्शन की चैप्टर्स को एटलीस्ट में क्या एक बार पलट के देख लीजिए। जब एक बार देख लेंगे ना तो कुछ चीजें फिर से रिकॉल हो जाएंगी, जो आप 2 साल पहले पढ़े हुए थे वो चीजें क्या होंगी फिर से दोबारा मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक, तो उस केस में आपको समझना फिर आसान हो जाएगा। लेकिन आप लोग कुछ बहुत फॉलो नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो फिर सालों साल लगेंगे। इसीलिए पहले दिन आपको समझा दिया कि बेटा अगर एक साल में करना है तो अपने तरीके पढ़ने के बदल लीजिए, वो एक साल आपका एनफ होगा। और अगर आप तरीके गलत यूज करेंगे तो फिर कितने साल लगते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक, चलो देखो, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला कोई बताएगा? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ भैया।
टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। अच्छा आप बताओ, इतने लोगों में से कोई ऐसा है जो ये फार्मूला नहीं सुना था? आप लोगों में से कोई ऐसा है, बॉयज गर्ल्स भी स्टूडेंट आप लोग हैं, कोई ऐसा है जो ये फार्मूला कभी ना सुना हो जिंदगी में? नहीं सुना बेटा? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अभी याद क्यों नहीं आया? कार बताएगी? जल्दी से खड़े, तो 1 सेकंड का टाइम है। अभी बोले वो खत्म हो गया। बताओ क्यों नहीं याद आया? अच्छा रिवीजन है, अगर रिवाइज किया हो तो याद आ जाता है। तो रिवाइज करना अच्छा है कि बुरा? तो करके आएगी कल से, ठीक। तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे बेटा तो आपको पढ़े हैं बट याद नहीं आएंगी। तो चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको चीज़ों को रिवाइज होना, ठीक। तो पुरानी चीज़ें अगर आपने अभी तक पढ़ के आए हुए हैं और रिवाइज करके नहीं आएंगे तो उसका बहुत मतलब नहीं है। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, बड़ा बेनिफिट होता है। आपको बोला था 50% तक आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे अगर आप पढ़ के आएंगे तो, ठीक। चलो देखो, फार्मूला है बेटा टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, ठीक। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्या, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। अब हमें बेटा इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे? देखो, टाइम पीरियड टी टाइम है तो टाइम का तो क्या रहेगा, टी ही रहेगा ना। अभी बोला था बेटा पाई, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, क्या एक्सपोनेंशियल टर्म्स, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट जितने भी हैं सारे डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक। तो ये क्वांटिटी हमारा कैसा हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। हम बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर पावर को रूट को रिमूव करते हैं, अगर अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो पावर कितना आएगा, अगर अंडर रूट को हटाया जाए तो पावर कितना आता है, 2, 1/2, 3, 3/2, क्या आएगा, 1/2 आता है बेटा। जब भी रूट को आप रिमूव करेंगे, अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो पावर उसका 1/2 आएगा। अगर पावर को रिमूव करेंगे तो रूट में आ जाएगा। पावर अगर हाफ है, रिमूव करेंगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक। और अगर पावर 3/2 है तो क्यूब रूट में आ जाएगा, ठीक। तो कंडीशन क्या आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई L/L के पावर हाफ अपान G के पावर हाफ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अरे दोनों रूट में था ना, तो L के पावर हाफ अपान G के पावर हाफ। इस G को ऊपर ले जाओगे तो लिख सकते हैं 2 पाई L के पावर 1/2 इंटू G के पावर कितना, -1/2। हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग रख के यहाँ चेक कर लेंगे। ये हमने पहले बोला कि बेटा ये डायमेंशन लेस है, दिस इज क्या, डायमेंशन लेस। तो ये तो क्वांटिटी आपकी डायमेंशन लेस हो गई। अब ये जब डायमेंशन लेस है तो बचा कौन सा, दिस। अब L को आप L से दिखाएंगे, L को किससे दिखाएंगे, L से। पावर कितना है आपका, L के पावर कितना है, 1/2 है ना। तो ये पावर हमारा कितना रहा, बाहर लिख लो अंदर लिख लो कहीं लिख लो, 1/2 हो गया। G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो चाहे सिंपल हम लोग एक्सीलरेशन कहिए, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहिए, सभी के डायमेंशन सेम होते हैं। और एक्सीलरेशन का डायमेंशन अभी बताया गया था, आप बता दो बेटा एक्सीलरेशन का डायमेंशन। जी एक्सीलरेशन का डायमेंशन तुम लोग हमको छोड़ क्यों नहीं रहे हो जी? अभी कोई और बोला था, वो भी हमको ले आए थे कलेक्ट करके। हाँ LT के पावर -2, एम नहीं रहता बेटा एक्सीलरेशन में। तो LT के पावर माइनस क्या हो गया बेटा, 2, होल की पावर हमारा -1/2 है ना। बैठ जाओ, देखो यहाँ पे इसको जरा आप ओपन करेंगे, L के पावर 1/2 इधर हो गया और यहाँ लेंगे L के पावर -1/2 और T के पावर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू 1/2, ठीक। तो ये 2 क्या करेगा, कैंसिल। यहाँ L के पावर 1/2 प्लस में है, यहाँ L के पावर 1/2 माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल, बचा हमारा T के पावर कितना, 1। तो देखो T के पावर 1 का मतलब T और लेफ्ट में भी क्या था, T। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब कोई भी अगर समीकरण दिया गया हिंदी में अगर उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन सेम है तो आप बोलोगे वो समीकरण जो होगा वो डायमेंशनली सही होगा। अगर अलग अलग है तो उसे बोलेंगे डायमेंशनली वो सही नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। तो डायमेंशनली सही होने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस उस इक्वेशन के सेम होने चाहिए, ठीक। तो नोट कर लो एग्जांपल करके, जल्दी करो। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले पढ़ लिया, पहले बता दिया गया है। अब उसी की एप्लीकेशन हम लोग करेंगे बेटा, ठीक।
किस कोर्स के लिए बेटा? नीट। तो टाइम से आओ, 2:20 तक पहुंच जाया करिए। कहाँ से आए हो? हाँ बेटा, कहाँ पढ़ते हो? आप सावित्री में हैं? किस क्लास में? बायो ग्रुप की मैथ ग्रुप? बायो ग्रुप में हो। सीबीएसई वाले में कि यूपी वाले में? यूपी में है। चले, तो क्या लिख लिया बेटा? तो साइन हो गया सबका। अटेंडेंस शीट पे साइन किसके पास है? पेपर अटेंडेंस शीट किसके पास है बेटा? अभी आलोक मांग के लाके साइन करवा दीजिएगा। चलो ठीक। तो नेक्स्ट कंडीशन आपका होता है बेटा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, ठीक। उसमें एक रिलेशन लिखा था, एक क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लो। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन के फॉर्म में। डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ ए बी स्मॉल ए कमा स्मॉल बी, ए बी सी कमा सी एंड डी determine dimensions of A, B, C and D in given velocity equation, in given velocity equation लिखिए v इक्वल टू, इक्वेशन जो दिया गया बेटा, v इक्वल टू a प्लस बी टी, बी ए स्मॉल बी और जो आपका सी है, ठीक, और डी, ये हमारे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशन हमें निकालना है। तो ए प्लस बी टी प्लस सी बाई डी टी कर लो। सी बाई क्या? डी प्लस टी, सी अपान डी प्लस क्या है? टी है। इस इक्वेशन में, इसमें आपको क्या करना है? फाइंड करना है ए कामा बी कामा सी एंड डी का डायमेंशन फाइंड करना बेटा। ए बी सी डी का डायमेंशन लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगा के आप करेंगे। लॉ ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आप इनके डायमेंशंस निकाल लेंगे या बताएं जल्दी से? टाइम थोड़ा कम है बेटा। डायमेंशंस आपके फाइंड आउट कर लेंगे या बताएं? हाँ, बता दें? लगाओगे नहीं? बता देते हैं तो घर से करके लाइएगा, ठीक। चलिए देखिए, हमें करना बेटा इसमें डायमेंशन, समझ लो, डायमेंशन निकालना है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा? दो क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब आपका उनके डायमेंशन सेम हो। मतलब टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम। देयर डायमेंशंस आर क्या? सेम। दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हो जब उनके डायमेंशंस क्या होते हैं? आपके सेम होते हैं। अगर दोनों के डायमेंशंस आपके सेम है तो उसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, ठीक। अब कंडीशन क्या बनना है जरा देखेंगे। b इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी, ठीक। कंडीशन क्या है? देखो, इस d को इस t के साथ ऐड किया गया है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू किसके? पढ़ पाएंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? d एंड t, d और t दोनों ऐड किया गया है बेटा। दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो इनका डायमेंशन वही होगा जो t। यहाँ पे फार्मूले में है v वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड कह लो,
और टी टाइम, ये दो चीजें दी गई हैं आपको बेटा। v, इस क्वेश्चन में v वेलोसिटी है और t क्या है आपका टाइम है, ये गिवन है। a b c और d का डायमेंशन हमें फाइंड करना था, तो कर क्या रहे हैं हम लोग, देखो d और t के साथ ऐड किया गया है, तो डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t होगा, ठीक। तो d का डायमेंशन वही होगा जो t का डायमेंशन है, और t का डायमेंशन क्या है हमारा, t का टाइम है, टाइम को t से लिखेंगे, तो ये इसके साथ हो गया। अब जरा समझना बेटा, ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ ऐड हुई है, ए बी बी टी प्लस सी बाई क्या डी टी, तो ये सी बाई टी हो गया ना। अब भाई ये डी जब टी के बराबर, सॉरी जब डी आपका टी के बराबर हो गया तो सी बाई क्या हो गया, ये टी हो गया, तो टी हो गया, तो इनकी डायमेंशन आपस में बराबर हैं। अब इसको करने के हमारे तरीके क्या है बेटा, एक बार लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट के क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए। बी वेलोसिटी है, बी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बताया गया अभी, एल टी के पावर -1, यानी कि ए का डायमेंशन जो हमें मिल गया बेटा, हमने पहले निकाला एल टी के पावर -1। देखो दो चीजें हमें मिल गई, डी का डायमेंशन मिल गया टी है, और ए का डायमेंशन एल टी के पावर -1 है, दो चीज निकाल लिए। अब इसको इसके साथ आपने ऐड किया है, तो जो ए का डायमेंशन होगा वही बी और टी का डायमेंशन, बी टी का डायमेंशन होगा, तो अगेन लिखेंगे, अगेन डायमेंशन ऑफ किसका, ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ये समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, कंपटीशन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन ऑफ बी टी। ए का डायमेंशन हमारा आया बेटा एल टी के पावर -1, बी का निकालना है, और टी का डायमेंशन ऑलरेडी टाइम है, तो टी हो गया, टी को इधर शिफ्ट करो बेटा, तो टी इक्वल टू हो गया एल टी के पावर -1 अपॉन क्या, टी अपॉन क्या हो गया बेटा, सॉरी अपॉन टी हो गया। अब टी के ऊपर शिफ्ट करो, एल टी के पावर माइनस, यानी कि बी जो क्वांटिटी आपको दी है ना वो एक्सीलरेशन है, बी क्या है, एक्सीलरेशन है, ये एल टी के पावर -1, इसका तो ये वेलोसिटी है, v एक्सीलरेशन है। अब सी टी का हमें निकालना, सी का, अगेन इसको ऊपर शिफ्ट करो बेटा, अच्छा लिख लिए, लिखिए तब आगे बताएं, नोट कर लीजिए इतना, समझे, फिर से बताएं, फिर से बताएं, नोट करिए। पहले हम सबसे सिंपलेस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो डी हमारा टी के साथ जोड़ा है, हमने डी का बराबर टी कर लिया, ठीक है, निकालिए। चलो देखो बेटा, आगे अब हमें फिर क्या करना है बेटा, सी का निकालना है, किसका, सी का निकालना है। अब देखो ए बीटी के साथ जुड़ा है, बीटी सी बाई डी और टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इनमें से किसी का डायमेंशन इसका क्या होगा, बराबर होगा, तो अगेन लिखेंगे
हो गया। अगेन डायमेंशन ऑफ किसका, सी, बाई सी बाई पूरा लिखेंगे बाई कितना, टी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, चाहे ए कर लो चाहे बी टी कर लो, किसी से भी रखेंगे दोनों से वही आता है। तो आपने रिलेशन में बी टी आया था ना, तो ए लिखो, एक चूंकि ए बी के बराबर था या ये बी टी बी के बराबर था, तो किसी एक साथ आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो सी बाई टी इक्वल टू, ए का डायमेंशन हमारा आया था एल टी के पावर कितना, यही आया था बेटा ना, ये टी जाके देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सी बाई कैपिटल टी इक्वल टू आ रहा है एल टी के पावर -1, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी इक्वल टू होगा एल टी के पावर -1 इंटू टी। अब ये टी टी, ये माइनस में है या प्लस में है, तो क्या भाई एक माइनस दूसरा प्लस बेटा, तो जीरो होगा पावर, और किसी क्वांटिटी के पावर जीरो का मतलब होता है वैल्यू आपकी क्या 1 आती है, ठीक। तो बचेगा केवल क्या, एल। तो जो हम लोगों ने पीछे फार्मूला लिखा था, उस फार्मूले में देखो, फार्मूला आपने क्या लिखा था, ए इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी। इस फार्मूले में ए आपने निकाला, क्या आया, वेलोसिटी आया, क्या आया, वेलोसिटी आया, बी क्या आया, एक्सेलरेशन, भाई एल टी पावर -2 आया था ना, तो एक्सेलरेशन हो गया, सी क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया या लेंथ आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी कह लो, टी क्या था, डी क्या था, ये टाइम आ गया। तो जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था बेटा, उसमें ये क्वांटिटी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हम लोगों ने डिसाइड किया उनके डायमेंशन के बेस पे, डायमेंशन देख के हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस फार्मूले में ए बी सी डी क्या था, ये यहाँ से आपको डिटरमाइन हो जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये डिसाइड होने के बाद पता चल रहा है, पहले से नहीं पता था कौन क्या है, ये सारी चीजें हमने डिसाइड करने के बाद पता की। हमें पहले से क्या पता था बेटा, जो हमें पहले से पता था वो ये पता था कि ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और ये हमें टाइम है, ये दो हमें पहले से पता था, ये फार्मूले में क्वेश्चन में दिया गया था। बाकी के बारे हमने डायमेंशन निकालने के बाद डिसाइड किया कौन क्या है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनता बेटा कि कोई रिलेशन दे देंगे, उसमें जो अननोन क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशन आपको निकालना होगा, ये अभी भी आज की डेट में भी पूछा जाता है। और दूसरा आज की डेट में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला है वो एस्टेब्लिश करना होता है रिलेशन किसी हमारे क्या डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में कैसे रिलेशन आप बनाओगे, ठीक, वो आपको आज की डेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अगला हेडिंग करेंगे, कर लिया बेटा, इस पे आपको क्वेश्चंस किताबों में कई मिल जाएंगे, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनमें कई इन कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ट्राई करिए थोड़ा क्वेश्चन घर पे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे जितना डिले करेंगे उतना आपका छूटता जाएगा, और एग्जाम में कौन वाला पूछा जाएगा ये सर्टेन नहीं है, ठीक। तो इसलिए जो चीजें पढ़ रहे हैं वो एकदम परफेक्ट हो जाएं, और ये तभी होंगी जब यहाँ पढ़ने के बाद जाके घर पे आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट बेटा, अगला हेडिंग कर लो, टू एस्टैब्लिश द, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे एप्लीकेशन में, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन among, to establish the relation among various physical quantities, various physical quantities
वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कैसे हम लोग क्या रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, कैसे हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, उसको इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग वहां से डिसाइड करते हैं बेटा। उसको इस कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे आप यूज करके आप वहां से डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो कोई भी अगर आपको रिलेशन से निकालना है, ठीक, कोई भी रिलेशन से आपको निकालना है तो एक जनरल फार्मूला जो जिसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है उसमें प्रोपोर्शनलिटी हम लोग बनाते हैं और उसके बेस पे निकालते हैं। तो अगर हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है किन्हीं अननोन क्या क्वांटिटीज के बीच में, तो जिस क्वांटिटी के साथ उसको रिलेट करना है उसको लेफ्ट साइड में रखिएगा, राइट साइड में प्रोपोर्शनलिटी लगा के उन सारे के कॉमन पावर को ही ले लीजिए, जैसे ए बी सी डी जो भी आपका बन रहा है, और उसी ए बी सी डी का जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व आउट करने पे वही आपका उसका डायमेंशन कहलाएगा। बेसिकली डायमेंशन जो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जो उसके पावर होते हैं बेस यूनिट पे जो पावर होते हैं उसी को उसका हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप दिखाओगे, देखो जैसे कोई भी है, मान लो एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के बेस पे इसको समझाया जाएगा, लिखिएगा क्वेश्चन के बेस पे समझ लीजिए बेटा, क्योंकि इसमें और कहानी वैसे नहीं बनती है। लिखिए द फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन के बेस पे लिख लीजिए बेटा, द फ्रीक्वेंसी, किसी के पास PYQ है? अच्छा लेके आइए। ठीक, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए, the frequency f small f of a stretched wire, of a stretched wire, frequency f of a stretched wire depends upon the टेंशन, उसमें तनाव जो उत्पन्न होगा बेटा, टेंशन कैपिटल F, टेंशन कैपिटल F, कमा लेंथ L, लेंथ जिसकी लंबाई होगी, लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ म्यू, म्यू लिखा आता है ना, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, म्यू मास पर यूनिट लेंथ क्या लिखा बेटा, म्यू ऑफ स्ट्रिंग, देन ड्राइव द फार्मूला, देन ड्राइव द फार्मूला for frequency, then derive the formula for frequency, derive the formula for frequency, जो frequency है उसके लिए फार्मूला क्या आप ड्राइव करोगे, then derive the formula for frequency। ठीक, तो frequency के लिए फार्मूला क्या होगा उस चीज को हमें ड्राइव करना है। ठीक, देखो कंडीशन क्या होता है, किसी के बीच में भी आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, किसी के बीच में भी अगर आपको रिलेशन क्या करना है, स्टैब्लिश करना है, तो जो जिसके बीच में करना है, जिसके साथ में, उसे लेफ्ट में लिखना, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आप लगाइएगा। देखो हमें दिया गया है टेंशन F से, यानी टेंशन एज ए फोर्स F से रिप्रेजेंट किया, मान लो F के पावर A है, दूसरा आपको दिया गया क्या, लेंथ L के पावर हमने B ले लिया, तीसरा दिया है म्यू, म्यू यहाँ मास पर यूनिट लेंथ है, उसका पावर हमने C ले लिया। अब निकालने का तरीका क्या बेटा समझ लो, ये रिलेशन बनाने के लिए हमें इसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू डायमेंशनली फाइंड करनी है, जो वैल्यू मिलेगा वही इसके बीच में रिलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब करेंगे कैसे हम लोग, देखो यह फ्रीक्वेंसी है, पहले पुराने क्लास में आपने पढ़ा होगा एन से पढ़ते थे ज्यादातर, n इक्वल टू 1/t पढ़ा है ना। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ पे यानी कि फ्रीक्वेंसी का अगर डायमेंशन करोगे तो t के पावर क्या आएगा, -1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखेंगे तो t के पावर क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। अब जरा सुनना, जब भी हमें इस तरह से नए रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है तो जो क्वांटिटी है उसको तो लिखेंगे, जो उसमें बेस क्वांटिटी नहीं है उसको भी हम इंडिकेट करेंगे। जैसे यम एल नहीं है यहाँ पे, तो यम एल नहीं है तो उसके पावर हम लोग 0 लिखेंगे।
जो क्वांटिटी, क्योंकि कंपेयर करने के लिए तो हमें थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t के पावर -1, या उसी को आप ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, ठीक। अब इसकी वैल्यू जो होगी इक्वलिटी हम लोग करेंगे। इधर फोर्स है, अभी आपको बोला था फोर्स का डायमेंशन। अब कितने लोगों को फोर्स का डायमेंशन याद हो गया बेटा? फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, कितने लोगों को लर्न हो गया? आप लोग को नहीं हुआ जी? हुआ है? बता दो जरा, खड़ी हो जाए बेटा। अभी बोला कुछ नेताजी के अच्छे गुण सीख लिया कर, तो लोग सीख ही नहीं रहे हो। बोलो। हाँ, फोर्स का नहीं, यूनिट नहीं पूछ रहे, डायमेंशन पूछ रहे हैं। बीमा और कुछ बोलो। इधर कौन कौन हाथ उठाया था बेटा? ये फोर्स का है? फोर्स का है, सोच के बताओ, घर पे बोलेंगे तो पिटाई होगी फिर। हाँ जी, m LT की पावर -2, तो F = m × ये होता है। आपने एक्सीलरेशन का बताया, ठीक। आपने यूनिट बता दिया, हमने डायमेंशन पूछा। जैसे पूछे मम्मी का नाम बताया, पापा का, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है m LT के पावर -2, F = ma होता है ना। तो उस कंडीशन में डायमेंशन हो गया m LT के पावर -2। होल पावर कितना दिया है? a, जो दिया है उसे आप लिखेंगे। तरीका कैसे करेंगे समझ लो। दूसरा आपका लेंथ है, लेंथ को कुछ भी हो L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। होल पावर कितना है बेटा? b। तीसरा क्या है? मास है, मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ है। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट को भी। मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ का मास। तो मास नहीं, मास होता तो m लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे m/y क्या लिखेंगे? l। जितनी लंबाई इसका है उसका मास अपान लेंथ, उसे मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं बेटा। तो ml के m/l लिखो, या ml के पावर -1 होल के पावर c, ठीक। हमें दोनों साइड को कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी होती है। दोनों साइड को कंपेयर करके क्या करेंगे, आपको ABC को एस्टैब्लिश करना है, निकालना, फाइंड आउट करना है। तो देखो इस पूरे रिलेशन में m यहाँ पे है और m यहाँ पे है, दो जगह दिख रहा है आपको। आपने m के पावर यहाँ पे नहीं लिखा है तो 1 है, तो इसका होल पावर ये है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता, तो m के पावर क्या? a। यहाँ देखो m के पावर नहीं कुछ है, 1 है, होल के पावर क्या है? c है, तो m के पावर क्या आ गया? c। और जब दो को बेस क्वांटिटी सेम होती है, उनके पावर जब मल्टीप्लाई होते तो उनका सम हो जाता है, पावर जुड़ जाते बेटा, ठीक। तो पावर हो गया a यहाँ पे मिला और c यहाँ पे, तो a + c। समझ गए? जब बेस क्वांटिटी आपकी सेम हो, पावर आपके अलग अलग हो, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो पावर का सम हो जाता है। तो पावर यहाँ पे m के पावर ये था तो ये हुआ, और यहाँ पे क्या था? c था, तो m के पावर a + c हो गया, ठीक। हमने m लिख लिया। l देखो, l यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। l के पावर 1 होल पावर a, तो l के पावर a मिल गया बेटा। यहाँ l के पावर b, तो मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो हो गया +b। यहाँ l के पावर -1 है, होल के पावर c है, तो माइनस क्या? c। l के पूरे पावर को हमने लिख लिया। टाइम देखो कहाँ दिख रहा है आपको? यहीं दिख रहा हो, कहीं है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो t के पावर कितना है बेटा? -2 होल पावर a, तो -2a हो गया। अब जरा करना, यही चीज हमें करना था, यही सीखना है बेटा। तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, ये -1 है भाई, t के पावर -1। इधर m के पावर a + c, l के पावर a + b - c, यहाँ पे m के t के पावर -2 ये है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, ठीक। क्या करेंगे बेटा? कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशन को हमें तुलना करना है, कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे m के पावर कितना है? a + c। m के पावर कितना है बेटा? a + c। यहाँ पे a + c, यहाँ कितना है? 0। तो हम लिखेंगे क्या? a + c = 0। यहाँ पे क्या है? a + b - c, a + b - c = यहाँ क्या है? फिर भी 0 है। अगला माइनस कितना है?
2a इक्वल टू कितना है माइनस। हमने दोनों साइड का भी कंपेयर किया बेटा, डायमेंशन क्या क्या होगा, ठीक। अब इसमें हो सकता है आप कुछ लोगों ने बोर्ड में पढ़ा हो, कुछ लोगों ने ना पढ़ाया गया हो, ठीक, बट अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वहाँ बहुत सारी चीजें आप नहीं पढ़े होंगे बेटा, आपको यहाँ पे फिर वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। तो कंडीशन हो गया a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू -1। देखो यहाँ से हमें एक ऐसी चीज मिल रही जो डायरेक्ट हमें यहाँ से वैल्यू c का a का निकाल सकते हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या करेंगे बेटा हम लोग, इसको फर्स्ट कर लो, इसे सेकंड कर लो, इसे थर्ड कर लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड -2a इक्वल टू -1, -2a इक्वल टू कितना -1, माइनस माइनस गया तो a की वैल्यू आ जाएगी कितना 1/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना हो गया 1/2 के बराबर हो गया। अब देखना a मिल गया, इसकी वैल्यू अगर पहले वाले क्वेश्चन में रख लो तो c मिल जाएगा, ठीक। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग कर लो, पुटिंग कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्या a इन इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में रखोगे तो a की वैल्यू है बेटा 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू आएगा माइनस कितना 1/2। हमने a भी फाइंड आउट कर लिया और c भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों मिल गया। बचा क्या हमारे पास b। अब सेकेंड इक्वेशन में a और c की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा b। फिर अगेन लिखो, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन किसमें सेकेंड। a और c की वैल्यू सब, a की वैल्यू कितना बेटा 1/2 प्लस b माइनस c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू -1/2 इक्वल टू कितना 0, ठीक। अब कंडीशन में b चाहिए, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस है तो b की वैल्यू हो जाएगी, उधर जाएगा +1, इधर से प्लस उधर जाके फिर क्या माइनस, फिर ये हो गया माइनस, तो माइनस माइनस 1/2 1/2 2/2, तो -2/2 मतलब कितना, तो दैट इज given correct relation will be, देखो हमारे पास क्या था f प्रोपोर्शनल टू कैपिटल F के पावर a था, a की वैल्यू आया बेटा 1/2, a की वैल्यू 1/2। दूसरा आपका था l के पावर b है और b की वैल्यू अभी हम लोग निकाला -1, l के पावर -1। तीसरा म्यू था, म्यू की वैल्यू देखो आपने निकाला है c की वैल्यू -1/2, तो -1/2। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो आपके कंपटीशन में पूछा जा रहा है वो इसी बेस पे आपको डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। सबसे ज्यादा जो पुटअप हो रहा है वो इसी बेस पे पूछा जा रहा है बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। टाइम क्या हो रहा होगा, हाँ फार्मूला भी पूछा जाएगा, ठीक। तो उसको स्टेब्लिश करके फार्मूला क्या बनाएंगे, तो फार्मूला आपका हो गया। आप पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, अगर पावर को आप हटाना चाहते हैं तो रूट में आ जाएगा, r करके इसी को ऐसे लिख लो, f प्रोपोर्शनल टू, ये पावर 1/2 है तो रूट में आएगा, और ये l की पावर -1 है तो नीचे आएगा 1/l अंडर रूट f बाई क्या म्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। f प्रोपोर्शनल टू 1/l अंडर रूट f बाई म्यू, तो जैसा भी रहेगा आप वहां से डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक। अब कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको हो गया है, इस पे टाइम तो आज ही तक का था इसके लिए, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन पे इस पे कुछ और समझा देंगे कल 1-2 क्वेश्चन, ठीक। तब उसके बाद आपको यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, तब एरर आपको बताएंगे, ठीक है। तो चूंकि समय बाउंडेड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, नहीं तो ये कम से कम पूरा चैप्टर 6 से 7-8 चैप्टर के लेक्चर में होता है, और अब 3 में हमें कंप्लीट करना है, तो 2 तो आज हो गया, 2 पार्ट हो गया फिलहाल, 1 पार्ट आपका बचा है। लेकिन चूंकि इसी पे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, तो कल इस पे आप क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा क्या करिए, घर पे आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जब तक घर पे आप नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है।
चलिए ठीक है।